हमारे यहाँ गाय को क्यों माँ कहते हैं और भैंस को क्यों नहीं कहते? गाय के दूध का जो कॉम्पोजिशन है वो ह्यूमन मिल्क के कॉम्पोजिशन से बहुत मिलता जुलता है। Cow milk which has been diluted, which has been processed with some herbs, is the best thing that you can feed to a newborn जिसको दूध माँ का दूध नहीं मिल रहा। इसीलिए इंसान को जो है इंटेलिजेंट बनाया हुआ है ताकि वो ये चॉइसेस कर सके, वो चूज कर सके कि वो किस तरह से जी। रहना चाहता है, कि आपको आपके प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। आपको जितना पचता है उतना आपको खाना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में, उससे कम मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हम इसे कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या मिथ बस्टिंग कह सकते हैं। एक तो आपने ये कहा कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एनिमल बेस्ड डाइट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है एज पर ह्यूमन स्ट्रक्चर। नमस्कार भक्तों, भक्स.com के इंटेलेक्चुअल सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि आज के समय में अगर आप YouTube खोलते हैं और दूध के बारे में कुछ सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दूध मत पियो, दूध में कैसीन होता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है वो यही आज के समय में बोल रहे हैं कि आप दूध मत पीजिए, प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए। दूध का लोगों ने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स निकाल दिए हैं, और हमें लगता भी है कि हाँ, शायद दूध पीने से परेशानियां तो हो रही हैं और अब दूध हजम होने लायक हमारा शरीर नहीं है, क्योंकि हम इतना तो हम सभी जानते हैं कि दूध पीना तब सही है जब आप मेहनत करते हैं, और हम फिजिकल मेहनत तो बहुत कम ही करते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? हमारा देश जो है वो काउ इकोनॉमिक्स पर चलता है। गाय जो है वह हमारे देश की आम व्यक्ति की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। फिर हमने अगर गाय का दूध पीना छोड़ दिया तो फिर गाय तो इररेलेवेंट हो जाएगी। हिंदू सनातन परंपरा का आधा से अधिक आप ये मानिए कि जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। जब हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं कि दूध तो जहर हो गया है, डेयरी में गायों के साथ क्रूरता होती है, तो सुन के भी डर लगता है कि हाँ, हम अपने लिए जो है हम गौ माता को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनके साथ क्रूरता क्यों होने दे रहे हैं। इसके बीच का रास्ता क्या है? क्या वो ऑप्शन है, क्या तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए? तो इन्हीं सब हम सवालों के असमंजस में आज स्वागत करते हैं डॉक्टर माधवी एस जोगलेकर जी का, जो कि एक पशु वैज्ञानिक हैं, आयुर्वेद की विज्ञाता हैं। मुंबई से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, न्यूजीलैंड से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, न्यूजीलैंड में इन्होंने डेयरी फार्म में काम किया है। तो डॉक्टर माधवी जी बहुत अच्छी बातें बताने वाली हैं, आप विश्वास मानिए। जुड़े रहिए इस हमारे एपिसोड में, और आप मानिए कि इतना कुछ जानने को मिलेगा आज कि शायद सोचा भी नहीं होगा। मैं डॉक्टर माधवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन कि हमारी जनता ये समझ सके कि डॉक्टर माधवी एस जोगलेकर कौन है। नमस्ते हिमांशु जी। तो वो कहते हैं ना कि वी स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर फोर फादर्स। मेरा जो ज्ञान है वो अर्जन करने में सबसे बड़ा हाथ है मेरे श्री गुरु का, रामकृष्ण सरस्वती स्वामी जी, और मेरे आयुर्वेद के जो टीचर्स हैं, फिर मेरे जो मेंटर हैं PR कृष्ण कुमार जी, मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड इन सब लोगों ने मिलके मुझे आज बनाया है जो मैं हूँ। तो मेरा एजुकेशन बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज में हुआ, एंड सारे वेटरनरी कॉलेजेस में जैसे एलोपैथी का ये होता है प्रचलन, उसी तरह से मेरा फर्स्ट 5 इयर्स का जो ट्रेनिंग है वो एलोपैथी में है। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो टॉक्सिकोलॉजी में किया फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी इन न्यूजीलैंड, और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ फार्म इन न्यूजीलैंड। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे, अब न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा देश है, हम सबको पता है, और न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रिक्ट है अपने पौधों को लेके, अपने फ्लोरा एंड फौना, जो पौधे और एनिमल्स है उनको लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जी। न्यूजीलैंड एक आइलैंड है
और वो मेनलैंड से मिलियंस ऑफ ईयर्स से आइसोलेटेड है। तो वहाँ पे जो है, जो भी प्लांट्स तो नहीं खैर, लेकिन एनिमल्स जो है वो जो वहाँ पे रहने आए यूरोप से, वो लोग लेके आए। उसका उनके नेटिव एनिमल्स और प्लांट्स बहुत कम है। नेटिव एनिमल्स तो आप जानते हैं कि कीवी है या किया नाम का एक पैरट है, वो दोज आर नेटिव्स टू न्यूजीलैंड। लेकिन जो शीप या कैटल, ये सब जो है, जो यूरोपियन सेटलर्स आए न्यूजीलैंड में, वो लोग लेके आए। अभी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे यूरोपियन कन्विक्स को भेजा जाता था सजा के तौर पे, न्यूजीलैंड में जो आए वो लोग इस तरह के लोग नहीं थे। न्यूजीलैंड में आने वाले यूरोपियन लोग वो लोग थे जिनको क्लास सिस्टम से परेशानी थी, यूरोप की क्लास सिस्टम से, या यूरोप का जो, जिनको यूरोप से बेसिकली परेशानी होती थी, वो यहाँ आके एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते थे। तो जो न्यूजीलैंड के नेटिव्स हैं, माओरी लोग जिन्हें कहते हैं, उनके साथ वो घुल मिल के रहे। तो यहाँ पे यूरोपियंस में और नेटिव्स में कोई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका के जो नेटिव्स हैं, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है, उनका नरसंहार करके यूरोपियंस वहाँ सेटल हुए। लेकिन न्यूजीलैंड की ऐसी हिस्ट्री नहीं है। तो न्यूजीलैंड में मतलब माओरी लोगों के साथ घुल मिल के ये यूरोपियन लोग रहने लगे और इन्होंने अपनी खेती-बाड़ी बढ़ाई। लेकिन न्यूजीलैंड छोटा देश है और काफ़ी ठंड भी पड़ती है वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में वहाँ पे सिर्फ ग्रास बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्रास ही उग पाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रखे शीप फॉर द मीट एंड द वूल। तो हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड के जो मेरिनो शीप है, उनकी वूल बहुत अच्छी होती है, इज वर्ल्ड क्लास। फिर लैनोलिन, जो वूल का जो फैट रहता है, उसकी एक, मतलब वो एक साइड साइड ये हो गया, जो उनको मिलता है। मिल्क एंड बीफ, न्यूजीलैंड बीफ, न्यूजीलैंड मिल्क, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है इन ऑस्ट्रेलिया। दीज थिंग्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 95% मिल्क जो न्यूजीलैंड में प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो 5% मिल्क जो है, इट इज कन्वर्टेड इनटू बटर, इनटू चीज लोकली, और 95% मिल्क इज एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है और फार्मिंग की सिस्टम, वो वेस्टर्न सिस्टम है। वेस्ट अभी दो मॉडल्स होते हैं गो फार्मिंग के। अभी जो वेस्टर्न मॉडल है और जो इंडियन मॉडल है, तो भारत में ऐसा है कि गाय जो है ना, वो एक पूरे सिस्टम का भाग है। हिंदू जो है, या सनातनी मॉडल ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, तो हमेशा से सनातनी मॉडल ऑफ लिविंग, मतलब लिख लीजिए कि ये इको फ्रेंडली है। हम कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं बनाने में विश्वास रखते जिससे पर्यावरण की हानि हो। तो इसीलिए उस वहां पे गाय जो है वो एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टर है। मतलब आप सनातनी वे ऑफ लिविंग जो है, उसका आप विचार बिना गाय का विचार किए नहीं कर सकते। और वो गाय का दूध नहीं है, वो गाय का गोबर है। तो क्योंकि मेडिसिन से लेके, सर्जरी से लेके, कंस्ट्रक्शन, फ्यूल, हर चीज में गोबर ही काम आता है। मिल्क वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि हाँ चलो, मतलब गाय है और दूध जो है, घर में जो गाय है वो दूध देती है। लेकिन घर में जो गाय है, उनके गोबर की यूटिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसको आप किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ये वैदिक सिस्टम का बता रहे हैं आपके? वैदिक सिस्टम में भी गोबर की वजह से गाय से दूध। हाँ, हाँ। तो दूध जो है वो इस मॉडल का एक बहुत ही 0.01% छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों को कभी आई ही नहीं कि दूध का क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। क्योंकि हर एक के घर में गाय है जो स्वच्छ है, जो साफ सुथरी है। उसका दूध जो है
वो साफ सुथरे हाथों से सुबह के वक्त, शाम के वक्त घर की औरतें, घर के मर्द, घर के बच्चे ले मतलब उसको ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसे आप घर के साफ बर्तन में निकाल रहे हैं। आपके घर की गाय को उस वक्त एंटीबायोटिक, हॉर्मोन्स, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसीलिए वो दूध जो है वो आपके एयर पोल्यूशन नहीं था, आपकी जिंदगी में आपके शरीर के अंदर ढेर सारे केमिकल्स नहीं जा रहे थे, तो दूध पचता था, हर एक के घर में था, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सनातनी मॉडल इज एक्सट्रीमली लोकल। अभी इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने एक बीज को एक जगह रखा तो ही वो अंकुरित होता है। वो बीज अगर हर 2 दिन में उड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाएगा तो उसको जड़ें नहीं आएंगी। जो बीज एक जगह रहता है वो पेड़ बनता है, उसकी जड़ें डीप जाती हैं। तो लोग आज हम जो माइग्रेशन मतलब जो कॉलोनाइजेशन की वजह से जो हमारा नुकसान हुआ, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो सनातनी मॉडल इज एक्सट्रीमली लोकल। अब आप हमारे देश में देख लीजिए, हर स्टेट की एक गाय है। गुजरात की गीर है, महाराष्ट्र की खिल्लारी है। तो आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में एक सूत्र स्थान में फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोक आता है, देह देश प्रभेदे। मतलब आप जिस देश में पैदा हुए हो, समझो मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है, तो मेरे लिए डांगी, खिल्लारी, इन गायों का दूध जो हमारी लोकल गायें हैं, ये सबसे अच्छा है फॉर मी, क्योंकि वो यहाँ गाय भी देश का मतलब स्टेट। हाँ, देश जी मतलब जी आयुर्वेद में जो देश है दैट इज अ टाइप ऑफ लैंड। वो वात प्रधान भूमि है, कफ प्रधान भूमि है, साधारण, अनूप, ऐसे देश का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से हमारे जो अभी जो अच्छा मॉडर्न स्टेट्स नहीं है, तो जिस अभी कोकण रीजन को हम कहते हैं अनुप्रदेश। तो जहाँ पे बहुत सारा पानी है, जहाँ बहुत ग्रीनरी है, वहाँ की जो लोकल ब्रीड है वो है डांगी। तो वहाँ पे जिसने जन्म लिया है वो, उसके लिए वहाँ पे जन्मी हुई जो गाय है वो, उसका दूध सबसे अच्छा है। ये एक शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। तो शास्त्र कहता है कि देह देश, वहाँ पे वहाँ के लोगों को क्या सूट करता है खाने में, जो वहाँ पे लोकली उगता है। और एक और कंसेप्ट मैं आयुर्वेदा का इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जिसे कहते हैं द्रव्य गुण कर्म। मतलब जो द्रव्य है जैसे पानी, उसका गुण क्या है कि वो गीला है, और उसका कर्म क्या है कि वो बाइंडिंग नेचर देता है, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। तो मतलब दिस इज फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो है आयुर्वेद, हर चीज में आपको दिखेगा ये ही 3 चीजें रिपीट की जाती है। कोकण प्रदेश है, वो है द्रव्य, उसका क्या गुण है, उसका क्या कर्म है। तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उसी गुण कर्म के हिसाब से अगर रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसका जो जो कोई देश होगा जो इसके ऑपोजिट गुण रखता है, तो वहां की जो द्रव्य है उस देश में उगने वाले, वो इस देश के लिए मेडिसिन है। ये एक बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है आयुर्वेदा में, कि मतलब अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई किसी द्रव्य की वजह से मेरे शरीर में, तो मुझे ऐसा द्रव्य खाना चाहिए जो उस पानी को सुखा देगा, तब जाके बैलेंस आएगा। तब जाके बैलेंस आएगा। तो आयुर्वेद में बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी भी चीज को हद से ज्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं है, हद से ज्यादा कम होना अच्छी बात नहीं है।
तो जो ऑपोजिट गुण है, जैसे स्निग्ध का ऑपोजिट है रूक्ष। अगर हमें बहुत ज्यादा बलगम हो गया तो हम ऐसी चीजें नहीं खाते जिससे वो बढ़ेगा, हम ऐसी चीजें खाते हैं जिससे वो कम होगा। तो ये कंसेप्ट इज अप्लाइड ऑल थ्रू आउट द कंट्री। तो राजस्थान के जो हर्ब्स हैं, क्योंकि वो एक जंगल देश है, वहाँ के जो लोकल वनस्पति है, दे बिकम मेडिसिन फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन अनुपदेश, जो कफ प्रधान है। और यहाँ के कफ प्रधान जो देश में बनने वाली जो वनस्पतियां हैं, वो डेजर्ट लैंड्स के लिए मेडिसिन है। इस तरह की, हाँ, मतलब ऑपोजिट जो गुणास है वो एक दूसरे को काट के बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए और यहाँ से बिजनेस जनरेट होता है। हाँ, यहाँ से बिजनेस जनरेट होता है। तो वैश्य वर्ण जो है उसका काम यही है, टू आइडेंटिफाई कि यहाँ कौन से गुण हैं। और वैद्य तो मतलब पुराने जमाने में वैद्य का काम ही था ट्रैवलिंग, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग घूमते थे टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ की वनस्पतियां कहाँ कहाँ तक पहुंचाते थे। और वेस्टर्न मॉडल जो है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ फार्मिंग ऐसे है कि काउ इज नॉट एन इज अ मिल्क मेकिंग मशीन। उनका फोकस क्या है? मिल्क। उनको मिल्क चाहिए क्योंकि इट इज हाई इन प्रोटीन। तो हमारे यहाँ कैसे है कि हमारे यहाँ जो है वो गुणकर्म उस हिसाब से देखते हैं। वेस्टर्न कंसेप्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनर्जी, इस तरह के मापदंड होते हैं। तो अगर उसमें प्रोटीन है बहुत प्रमाण में, तो गाय को क्या खिलाना चाहिए ताकि मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बढ़े। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि बीच में कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि अमेरिका में गाय को बीफ खिलाया जाता है, बीफ मील गाय को खिलाया जाता है ताकि वो कैनिबलिज्म हो और उनके दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़े। उसे बढ़ाने के लिए वो लोग गाय को बीफ खिला देते हैं, तो और ये उन लोगों के मॉडल में ठीक है क्योंकि उनके मापदंड वो है, लेकिन हमारे मॉडल में ये नहीं बैठता। तो इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट। तो यहाँ पे क्या है वेस्टर्न मॉडल में कि गाय जब से 1.5 years की हो जाती है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने शुरू हो जाता है। तो 5 साल तक वो लोग गाय को रखते हैं फॉर मिल्क, और जैसे ही 5 साल की हो जाती है गाय, उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। तो वो पूरा इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है कि गाय को मैं कितने रुपए का खिला रहा हूँ और कितने रुपए का मुझे आउटपुट मिल रहा है। और जिस दिन वो आउटपुट मेरे थ्रेशोल्ड के नीचे गया, प्रॉफिट जनरेटिंग नहीं बचा वो, तो उस गाय को बेच के कलिंग करके उसको स्लॉटर हाउस भेज दो, फिर उसका बीफ बन जाएगा। और जो 5 साल में जो बछड़े दिए हैं गाय ने, वो बछड़े तब तक मिल्क गिविंग आयु के हो जाते हैं, तो उनको आप फार्म में शामिल कर लीजिए। और मतलब ये इस तरह से चलता है। मेरे 2 पॉइंट मुझे एक तो मतलब बड़े क्लिक किए जो आपने बताया। और आई थिंक शायद ये डेफिनेशन जो देश की है जो आपने अभी बताई, शायद ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो मतलब महाभारत में भी हम सुनते हैं कि ये देश है, ये मत्स्य देश है, मत्स्य हाँ, प्रदेश है। तो ये जो देश की जो बाउंड्री है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ज्योग्राफिकल है। और हाँ, ज्योग्राफिकल के साथ साथ कि जैसे आपने बताया कि उस वहाँ की भूमि एक के पूरा गुण, फ्लोरा फोना इकोसिस्टम है। उस भूमि के गुण से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जी अगर जी। महाराष्ट्र भी देख लें, तो महाराष्ट्र में कोंकण ऐसी रीजन है जो नागपुर के रीजन से बिल्कुल अलग है। भले हम एक ही स्टेट है, जो विदर्भ की रीजन हम कहते हैं, नागपुर वो साइड एक्सट्रीमली ड्राई, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड। लेकिन आप कोंकण एरिया में आ जाइए, कोंकण एरिया टोटली ह्यूमिड, पूरे साल वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक जैसा ही रहता है। हमारे यहाँ रेनी सीजन बहुत होता है और समर और विंटर इज इक्विटेबल, मतलब विंटर में भी कोई खास ठंडी नहीं पड़ती और समर में तो मतलब ठीक ही है।
लेकिन नागपुर में जैसे आपको हम्म, दिखेगा कि समर में टेम्परेचर गोज टू अप टू 40-50 चला जाता है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, बट जैसे ही ठंड का सीजन आए तो इट ड्रॉप्स टू लाइक 10 डिग्रीज, 10 से भी कम हो जाता है। तो इस तरह का एक ही स्टेट है, पर उसमें जो भूमि है, जी उन दोनों भूमि के जो गुण हैं वो अलग है। इसीलिए वहां होने वाली जो वनस्पतियां हैं वो भी अलग है। हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है हर हम्म, रीजन में, हम्म, हम वहां से, अगर हम गाय की भी बात करें, क्योंकि हम आज गाय पे बात कर रहे हैं, तो हर स्टेट की एक गाय है हमारी जो एक बायोस्टैम्प बन सकती है, जिसका दूध एक बायोस्टैम्प बन जी सकता है। कुछ लिमिटेड चीजों को मिला है, सबको नहीं मिला है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो मैडम मतलब ये तो हमें मतलब आयुर्वेद समझ में आ गया। जो हम बात कर रहे थे जयपुर डायलॉग्स में कि सबसे बड़ा इशू है कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं वो जो बात कह रहे हैं वो बात थोड़ी बहुत हमें सही लगती है कि वो जो समझा रहे हैं कि भाई इसमें कैसीन है, कैसीन आपको हजम नहीं होता, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं हो तो दूध आपको हजम होना नहीं है, तो ये आपको अल्टीमेटली आपको इश्यूज क्रिएट करेगा। कुछ भी और भी लॉजिक्स है, लेकिन कुछ ऐसे लॉजिक्स है जो लगा कि ये तो बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इस वजह से दूध नहीं पीना चाहिए कारण से ही। लेकिन 2-3 लॉजिक्स मुझे इसलिए लगता है जैसे कि गाय चलती नहीं है आज की डेट में, मतलब वो खाद खिलाते नहीं है, केमिकल इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, मैडम अगर ये किया तो और सबने दूध छोड़ दिया, गाय जो है वो एक्सपेरिमेंट, हमारा जो सनातन धर्म के लिए हम की बात करते हैं, सेंटर पॉइंट गाय है और वही खत्म। तो इसके इसका एंड पॉइंट क्या है? और पहली बात तो ये है क्या कैसी पहली बात सही है? और अगर है तो फिर मिड पॉइंट। फर्स्ट पार्ट, केसिन वाली जो बात है, केसिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो वो जो है वो हर प्रोटीन की तरह उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। हुँ, पहली चीज आपको जैसे ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद जो है वो हर चीज को गुण और कर्म से देखता है, तो उसी तरह से जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, हमको भी आयुर्वेद गुण और कर्म से देखता है। तो जैसे आप जानते हैं कि बेसिक 3 प्रकृति होती है, वात हुँ, प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। ये बेसिक 3 प्रकृति होती है। कफ और फिर जी, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं लोगों में। तो आयुर्वेद क्या हुँ, कहता है कि तुम क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्या पचा पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अभी हुँ, प्रॉब्लम हमारे खाने में नहीं है, हमारे पचाने की शक्ति में। हुँ, बिकॉज ऑफ जी, पोल्यूशन हमारी पचन शक्ति जो है वो कम हो गई है। जी, पहले ये प्रॉब्लम था ही नहीं क्योंकि पोल्यूशन नहीं था। हुँ, तो और पहले जो लाइफस्टाइल होती थी, हुँ, इट वाज अ जनरली मैनुअल लाइफस्टाइल। अब अभी हम, अगर हम पहले के जमाने हुँ, में होते तो आप और मैं सामने फिजिकल एफर्ट सामने बैठ ज़्यादा के बात कर रहे होते। आज हम, आप कहीं हैं और हम जी, कहीं हैं और हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये नहीं कई था। किलोमीटर तो चलते हाँ, जी, एग्जैक्टली exactly। और अभी क्या है, पहले आप देखेंगे जब आप बैलगाड़ी से, समझो आप निकले मुंबई से और आप चल रहे हो दिल्ली की तरफ, आप इस स्पीड से जाओगे कि आप बीच में जो भी रीजन्स आते हैं आप एक्लेमेटाइज होते होते जाओगे। आज जो है अगर मैं बंबई से निकली और 1.5 घंटे में मेरा फ्लाइट लैंड कर गया दिल्ली में, तो क्लाइमेटिक चेंज सो हुँ, सो ड्रास्टिक कि मैं एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट से अचानक से एक ड्राई एनवायरनमेंट में आ गई 1.5 घंटे के अंदर। तो मेरी बॉडी कहाँ से एडजस्ट होगी? माइग्रेशन, एग्ज़ैक्टली ये तो ये बहुत तो ये जी हाँ, एक्लिमेटाइज़ेशन तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। और फिर हाँ, यही तो सारे मतलब रोग की जड़ है ना, कि अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ, जाती हूँ, सुबह निकलती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, दोपहर को दिल्ली में जाके छोले भटूरे खाती हूँ और शाम को वापस आती हूँ, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में छोले भटूरे डाइजेस्ट नहीं होते, मेरे छोले भटूरे डाइजेस्ट भी नहीं हुए हैं और मैं बॉम्बे में वापस आ गई ड्राई क्लाइमेट से। तो मतलब हुँ, क्या कर दिया मैंने क्योंकि मैं अपने बॉडी को टाइम ही नहीं दे रही हूँ टू एक्लेमेटाइज टू एनीथिंग। और दूसरी चीज ये है, अब हुँ, अभी ऐसा है कि एक पंजाबी बंदा, वो मतलब बॉर्न इन पंजाब, स्टेइंग इन तमिलनाडु, हुँ, अब जिसके शरीर को
गेहूं की आदत है, जिसके माँ बाप के खून से गेहूं आया है, वो अभी इडली डोसा खा रहा है। तो जी। मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो जो ये हो जाता है तैयार, वो कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज टू मच फॉर आवर बॉडीज। और इस बात को हम नहीं समझते। हाँ, बहुत सारी चीजें हम गलत कर रहे हैं। मैम इसमें एक दूध पॉइंट जी। दूध भी आप जो कह रहे हैं ना, आज जिस तरह से दूध हमारे घर में आ रहा है पैकेट में बंद, पता नहीं कौन सी गाय, पता हम्म। नहीं किसने निकाला, पता नहीं हार्मोन, एंटीबायोटिक, विदहोल्डिंग टाइम, हमने वेस्ट से डेयरी फार्मिंग कॉपी करी है, लेकिन वो भी एक बहुत ही सस्ती कॉपी है। मतलब अगर आप न्यूजीलैंड में देखोगे, आज भी गायों को हम्म। पेनिसिलिन जो है वो काम करता है। हमारी गाय अगर बीमार हो जाए और हम पेनिसिलिन दे देना तो कोई असर नहीं करेगा, गाय का बुखार ही नहीं उतरेगा पेनिसिलिन से, क्योंकि हम टेट्रासाइक्लिन्स पे पहुंच गए हैं ऑलरेडी। क्योंकि जब आप कोई एंटीबायोटिक देते हो तो आपको वो दूध डिस्कार्ड कर देना है, उसे विदहोल्डिंग टाइम कहते हैं। तो पेनिसिलिन अगर आपने 3 दिन दिया है तो 6 दिन आपको दूध जो है वो डिस्कार्ड करना है। क्या हमारे यहाँ 6 दिन डिस्कार्ड करते हैं दूध? नहीं और करते, वो तभी क्योंकि वो अफोर्डेबल। इकोनॉमिकली, हाँ वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो। आप उसमें इकोनॉमिक्स ले आते हो, उसमें आप दुनिया भर की चीजें ले आते हो। तो ये जो है, ये आधी अधूरी कॉपी नहीं चलेगी। अगर आपको करना है तो आपको उसी तरह, पर वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग 5 साल के बाद गायों को कत्ल खाना भेज देते हैं। तब हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इनको कत्ल हम्म। खाना नहीं भेजेंगे। मंचर डेयरी जो है महाराष्ट्र में, एक बहुत बड़ी डेयरी है। हम्म। वो लोग न्यूजीलैंड से एक आदमी को लेके आए टू मैनेज द डेयरी, और मैं उनसे जाके मिली। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ आके फंस गया, यहाँ पे तो गायों को कल ही नहीं करते, निकालते ही नहीं है, तो मैं कैसे चलाऊं इस फार्म को, क्योंकि वो तो वेस्टर्न मॉडल में ट्रेंड है। आप उसको लेके आए। न्यूजीलैंड में हम्म। हम 5 जन मिलके 5,000 गाय संभालते थे, क्योंकि द सिस्टम इज सच, बिल्किंग शेड इज सच, उस सिस्टम में आप वो कर सकते हो। यहाँ आप नहीं कर सकते ऐसा। यहाँ के जो कंडीशंस है, आपको आपका मॉडल यहाँ के कंडीशंस को अडेप्ट करना पड़ेगा। सनातनी मॉडल वॉज अडेप्टेड टू द काउ, एंड द काउ वॉज अडेप्टेड हम्म। टू द सनातनी मॉडल, तभी चल रहा था दोनों। अभी आप एक पुराने कंसेप्ट को एक नए कॉन्स्ट्रक्ट में डाल के आप सोचते हैं कि हमको रिजल्ट वही चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि गाय तो जो है मैडम उस, जी। तो ये दूध जो है, तो इन शॉर्ट, जो आपको अमूल का दूध मिलता है, वो आपको पता नहीं, अभी जिसको पचता है पियो, बट आई विल नॉट रेकमेंड कि भाई ये दूध पियो। दूध कौन सा सबसे अच्छा है आपके लिए? जो जो गाय आपके रीजन की है, आपके घर में है, उसका फ्रेशली निकाला हुआ दूध इज लाइक अमृतम फॉर यू। और जब आपको भूख तो है, मैडम फिर जी। क्योंकि दूध जो है वो एक हैवी चीज है, प्रोटीन है उसमें बहुत हम्म। सारा, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जब आपको अच्छी तरह से भूख लगी है, तब गाय का दूध फ्रेशली मिल्क आपके घर की, जिसको आपने कोई एंटीबायोटिक या इंजेक्शन नहीं दिया हुआ है, उस गाय का दूध आप अच्छी तरह से उबालें। अगर आप रात को ले रहे हैं तो अच्छी तरह से उबालें, उसमें सूंठ, हल्दी, पेपर, ये सब डाल के, ताकि वो और इजी हो जाए पचने के लिए, वो डालें, पिए। सुबह अगर पी रहे हैं, सिर्फ उबाल के पिएंगे तो भी चलेगा। बट दैट इज द काइंड ऑफ मिल्क जो हमें लेना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैडम मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो आपने ये बोला कि जो पैकेट में दूध आ रहा है वो सही में, जैसा जो यूट्यूब में लोग कह रहे हैं वो सही बात है कि वो नहीं पीना चाहिए। बात सही है ये। हाँ। दूसरा, मुझे ये समझ में आया कि जो दूध लोकल नहीं है, जैसे कि मतलब कई कंपनीज हैं जो नेशनल पैन इंडिया लेवल पे पैकेट मिल्क बेचती हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्टेट से पूरा प्रोड्यूस होता है, जैसे गुजरात से होता है, हाँ, गीर कोई का। मेरे ख्याल से पंजाब से होता है। आपकी गाय या गुजरात की गाय का जो दूध है, अगर वो नोएडा में, दिल्ली में हमारे पास आ रहा है,
तो पहली बात तो वो पहले ही इररेलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो लोकेशन सही नहीं है, मतलब वो देश ही बदल गया। दूसरा मैं ये कह रहा था कि हम जैसे आजकल सोसाइटीज में कई जगह हो गया है कि हम लोग जो है अपने आसपास के फार्म्स से दूध ले रहे हैं, हाँ, जो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर है। क्या वो दूध सेफ है, या फिर उसके बाद भी और भी कोई प्रिकॉशन लेना है? जो लोग लोकल जी। फार्म से लेते हैं वो रिलेटिवली सेफ है। अगर आपको पता है कि उस फार्म पे एंटीबायोटिक्स या इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होता, हॉर्मोन्स यूज नहीं होते, हम्म। ऑक्सीटोसिन दे के मिल्किंग करना अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको पता है कि कोई मतलब अभी बहुत सारे इस्कॉन के भी गौशाला निकले हैं जहाँ पे वो लोग ये सब यूज नहीं करते, या फिर कोई होता है जो ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनिक मिल्क हम जिसे कहते हैं, तो वो अगर आपके पास एक विदाउट प्रिजर्वेटिव्स विदाउट ये अगर आपके पास आप लोकली ले रहे हो, तो यस दैट इज रिलेटिवली सेफर देन बाइंग पैकेट मिल्क फ्रॉम समवेयर। कैसीन वाली प्रॉब्लम है, वो तो इस दूध में भी होगी ना? केसिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसिन उस प्रोटीन का नाम है जो दूध में प्रेजेंट है। वो हाँ। किस कोई हर एक दूध में केसिन है। बिल्कुल। केसिन इज नॉट अ प्रॉब्लम। केसिन इज द नेम ऑफ द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो तो वो ये वो तो लोग कहते हैं ना कि हजम नहीं कर पाते, अब हम लोग जो है कैसीन को हजम करने की वो कैपेसिटी अब हाँ, हमारी खत्म हो रही मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ गाय को क्यों माँ कहते हैं और भैंस को क्यों नहीं कहते? है। क्योंकि गाय के दूध का जो कॉम्पोजिशन है वो ह्यूमन मिल्क के कॉम्पोजिशन से बहुत मिलता जुलता है। अगर एक बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ खो देता है, या उसकी माँ दूध नहीं प्रोड्यूस कर पाती उसके उतना जितना उसके बच्चे को चाहिए, तो हम्म। उसे सबसे सेफली आप काउ मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि बफेलो मिल्क आप उसको नहीं दे सकते। Cow milk, which has been diluted, which has been processed with some herbs, is the हम्म। best thing that you can feed to a newborn जिसको दूध माँ का दूध नहीं मिल रहा है। द बेस्ट थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग। वो नहीं हो रहा है तो गाय के दूध का कॉम्पोजिशन माँ के दूध के ह्यूमन मिल्क के कॉम्पोजिशन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस है। अभी मिल्क में आयुर्वेदा जो है उसमें पयवर्ग करके है, टाइप्स ऑफ मिल्क्स। उसमें हम्म। आता है गोदुग्ध, महिषी दुग्ध, ऊंटनी का दूध, शीप का हम्म। दूध, गोट का हम्म। दूध। हर एक दूध के गुण और कर्म बताए गए हैं, और हम्म। हर टाइप का दूध जो है वो किसी न किसी अ, रोग के कंडीशन में मेडिसिन का काम करता है, जी। अकॉर्डिंग टू जो दोष आपका बढ़ा या कम हो गया है उस हिसाब से आप वो जो कोई कोई दूध जो है वो आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। क्योंकि जी। आयुर्वेद में ऐसा ये मान्यता है कि कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती, बस आपको हम्म। उसे कहाँ यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है बराबर से, कि इस चीज को कहाँ यूज यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें एक सवाल पर्यावरण और है, में एक प्रश्न और है कि क्या गाय का दूध कैल्शियम से जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये भी कई लोग क्लेम करते हैं कि आप गाय का दूध क्या कैल्शियम अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कि उससे कैल्शियम मिलता है। तो वो ये क्लेम करते हैं कि हाथी ही कौन सा दूध पीता है जो उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, है ना? तो आपको दूध की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैल्शियम दूध से नहीं बनता है। हाथी तो तो अपनी माँ का दूध पीता है तो उसकी हड्डियां मजबूत है भाई। हाथी तो दूध लेकिन पीता है ना अपनी माँ का। वो एक टाइम तक पिया होगा ना, मतलब जब बच्चा होगा, फिर जब वो एडल्ट हो गया उसके बाद तो वो दूध नहीं पी रहा, वो तो घास खा रहा है। कैल्शियम जो है, दूध एक इकलौता सोर्स नहीं है कैल्शियम का। कैल्शियम तो जी। तिल में भी बहुत प्रमाण में है, या कैल्शियम, वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपके शरीर में दूध से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने की ताकत है हम्म। तो इट इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर यू। अगर हम्म। आपके शरीर में, और दूध से क्यों पता है, क्योंकि इट इज एन एनिमल सोर्स।
एनिमल्स और हमारी और एनिमल की मतलब गाय की जो बॉडी है, सिंस इट्स एन एनिमल सोर्स, हमारा शरीर जो है ना वो एनिमल सोर्सेस से एक्सट्रैक्शन करने में काफी उसको आसान होता है rather देन प्लांट सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना। मतलब कैल्शियम जो दूध में है वो हमारा शरीर जल्दी एब्जॉर्ब कर पाता है कंपेयर टू अब तिल। मैडम, आप एक और कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहे हैं। लोग इसका उल्टा बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड होना अभी चाहिए, डेयरी हाँ बेस्ड नहीं आपको मैं होना बताती चाहिए। हूँ, जो गाय है उसके 4 स्टमक्स हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। क्या हमारे 4 स्टमक्स हैं? हम मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हैं। हमारे चार, जब गाय घास खाती है ना तो वो घास गुजरता है 4 स्टमक से, तब जाके पचता है, उससे एनर्जी बनती है जिससे गाय की बॉडी सस्टेन कर पाती है। हम हर्बीवोर्स नहीं हैं, वी आर एक्चुअली omnivores। और सनातन कल्चर ने इसका एक बहुत अच्छा संतुलन बिठाया है जहाँ पे हम अ, मतलब आयुर्वेद बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी चीज कच्ची खाओ। उसे कुक क्यों किया जाता है? उसको टू मेक इट बायो अवेलेबल, ताकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सट्रैक्ट करना हमारी शरीर के लिए आसान हो जाए। इसीलिए हम हर चीज को जो है वो कुक करके खाते हैं। हम हमारे मतलब आयुर्वेद में ही कहा गया है कि आप मतलब क्या कहते हैं, कुछ चीजें छोड़ के बाकी की चीजें जो है वो कच्ची खाना आपके शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि आप जो है वो गाय नहीं हो, आपके 4 स्टमक्स नहीं है। उतने उतना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया दैट इज देयर इन द रूमेन, रूमिनल फ्लोरा, जो उसको रूमिनल फ्लोरा नाम का एक अलग कंसेप्ट है, हमारा वो है ही नहीं। हम मतलब उसका रूमेन और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक जैसा। तो अगर आपके शरीर, ओके। हम घास खाने के लिए नहीं बने हैं, तो हमारा जो खाना है, अभी आप, हमारे जैसा कौन है? हमारे जैसा है शेर। अब शेर जो है उसको पका के तो कोई देने वाला नहीं है, तो शेर इज अ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल। हम कहते हैं ना कि शेर कभी घास नहीं खाता, क्योंकि उसको घास पचती नहीं। अगर वो मांस नहीं खाएगा तो, हम्म। मांस जो है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स के लिए जो है वो मांस से अपना पोषण निकालना ज्यादा आसान है। इसीलिए हमारे जो 3 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन लोगों को हम्म। मांसाहार की परमिशन है। उनको नहीं कहा जाता कि आप मांसाहार मत करो। हम्म। वो क्यों है? तो दैट इज लाइक 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 3/4 ऑफ द सनातनी पॉपुलेशन इज एडवाइज टू ईट मीट। हम्म। बीफ नहीं, बट मीट जो अलाउड है, जो मीट स्पेसिफिक डेज पे आपको जो खाना अलाउड लोकली है, अवेलेबल है। स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक डेज पे आपको नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर संप्रदाय, आपके कुल के हिसाब से, आपके कुलाचार के हिसाब से, बट इट इज एडवाइज दैट दे कैन हम्म। हैव मीट सेफली, शास्त्र कहता है। और आयुर्वेद भी इस चीज को जी। मानता है। प्लीज ये एक मिथ बस्टर पॉडकास्ट होगा जिसमें आयुर्वेद कहता है कि अ, मांस मत खाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, इसी पे आयुर्वेद मैं इज अ थोड़ा तो गाय का दूध जो है, इट इज अ वेरी वेरी एक्सेप्टेड एनिमल प्रोडक्ट, जो आप सेफली खा सकते हो। शास्त्र जिसकी अनुमति चारों वर्णों को देता है कि आप दूध जो है वो चारों वर्णों के लिए एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, तो वो आप ले सकते हो। हम्म। अब आपने बकाया यहाँ ना। पे दो बातें बोली जो मतलब हम इसे कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या मिथ बस्टिंग कह सकते हैं। एक तो आपने ये कहा कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एनिमल बेस्ड डाइट जो है वो ज्यादा सूटेबल है एज पर ह्यूमन स्ट्रक्चर। दूसरा, आप उसी से रिलेटेड जो दूसरी बात आप कह रही हैं कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म और स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना है कि वो ओमनीवोरस है, मतलब वो मांस और वेज के लिए भी। जो वैष्णव आज की डेट में कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से वो लहसुन खाइए और नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं। तो नेचुरली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनीवोरस हैं, वो वेजिटेरियन नहीं, मतलब क्योंकि ये बहुत एग्जांपल दिया जाता है, तुम्हारे वो दांत तो नहीं
ये तुम मांस कैसे खाओगे, तुम्हें भगवान ने वेज बनाया है। तो एक आपने ये दो आपने यहाँ मिथ बस्ट किए हैं। देखिए, अभी हम कहते हैं ना कि मनुष्य योनि, हम कहते हैं ना जी। कि 84 जो आत्मा है वो इतने सारे योनि घूम के लास्ट में उसको मनुष्य योनि मिलती है। तो हम में जी। और एनिमल्स में फर्क क्या होता है? क्योंकि हम्म। एनिमल बॉडी में भी 5 चक्र होते हैं, जिस तरह हम षट चक्र की बात करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन उनमें सिर्फ एक जो है, जो आज्ञा चक्र है, वो भी होता है, बट वो हम्म। हमारी तरह एक्टिव नहीं होता। जिस तरह हमारे ह्यूमन शरीर में आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि हम चूज करते हैं, चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम्म। या हमें क्या चाहिए और हमें हम्म। क्या नहीं चाहिए। ये जो चॉइस जो है, ये एनिमल्स में बहुत लिमिटेड होता है। तो उनमें और हमें सिर्फ स्पिरिचुअली एक ही फर्क है। हमारे जो बाकी सारे चक्र और उनके चक्र सेम ही फंक्शन करते हैं। हम कहते हैं ना, आहार अनिद्रा भय मैथुनम च, ये सब में होता है, इंसानों में भी हम्म। होता है और प्राणियों में भी तो होता ये है। आप सारे जानवरों की बात कर रही हैं या मैं सारे जानवरों की बात कर रही हूँ। तो हमने क्या किया? ये जो हमने आप चक्र की बात, हाँ, तो मतलब ये 84 लाख ये योनि में तो प्लांट भी आ गया, पेड़ हाँ, पौधे प्लांट भी भी आ है। गए। हाँ, तो उनमें भी तो ओके। चक्र होते हैं ना। उनकी लोकेशन और फंक्शन हमसे सिमिलर नहीं होती, पर इसका हम्म। मतलब ये नहीं होता कि उनमें चक्र नहीं है। जी। उनमें चक्र है, और उनके उनमें जो चक्र है, उनके लोकेशन, उनके फंक्शन अलग है हमसे, क्योंकि वो एक अलग प्रजाति है। हम्म। तो हम जो है, हम हमने क्या किया? हमने विकास किया, हमने देखा, हमने ये जाना कि प्रकृति जो है, उसको उसके साथ हम समरसता में कैसे रह सकते हैं। तो प्रकृति ने हमारे लिए जो बनाया है, वो दूसरे प्राणियों के लिए नहीं है, और जो दूसरे प्राणियों के लिए बनाया है, वो हमारे लिए नहीं हम्म। है ना। तो एक एक पेड़ जिस जी। तरह अपना खाना बनाता है, हम नहीं बना पाते। वो क्लोरोफिल यूज करता है। अगर हम घास खा के हम्म। धूप में खड़े हो जाए तो क्या हमारा पोषण होगा? नहीं होगा। तो ये इसी तरह की बात है। ये है बहुत सिंपल, लेकिन ये है बहुत कॉम्प्लेक्स। तो हमने जो है, हमने अब खुद के पोषण के लिए, खुद के विकास के लिए ऐसे तकनीक जो है हमने इजाद किए, जिसकी वजह से हमारी हमारा जो लाइफ है वो आसान हो गया। जैसे कुकिंग, कुकिंग जो है, उस जी। प्लांट बेस्ड डाइट जो है ना, वो बिना कुकिंग के हम नहीं खा सकते। इट हैज टू गो थ्रू अग्नि। तो हम आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसका नाम है अग्नि। तो दूध जो है, हम्म। वो आप उसको जितना उबालेंगे, तो वो उतना आसान हो जाता है पचने के लिए। मतलब ये भी एक कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बासुंदी जो है वो सबसे लाइट है या रबड़ी जो है वो सबसे लाइट है। इसका मतलब रेसिपी से नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम्म। अगर आपको दूध को पकाना है, तो आपको उसमें उसी के जितना पानी डालना है और उसको रिड्यूस करना है। फिर उसको और पानी डाल के और रिड्यूस करें, और पानी डाल के और रिड्यूस करें, इस तरह से उसको पकाना है। तो जितना आप ओके। करोगे, तो उतना वो आसान होते जाएगा आपके बॉडी को एसिमिलेट करने में। इसीलिए हम कच्ची चीजें आयुर्वेद डज नॉट रिकमेंड। प्लांट बेस्ड जी। डाइट का मतलब घास खाना नहीं है। प्लांट बेस्ड डाइट, और ये जो मतलब अब मतलब ये, आई डोंट नो व्हाई दिस इज कंट्रोवर्शियल। राम भगवान जो है, ही इज बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली। तो हम्म। मुझे नहीं पता अभी ये, वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी उन लोगों ने कि भाई राम
जब वनवास में थे तब वो मांसाहार करते थे। अब वो क्षत्रिय है जो अगर उन्होंने वनवास में मांसाहार किया तो भी वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उनका वर्ण क्षत्रिय है। शास्त्र के हिसाब से उनको वो करना उनको उनके धर्म के खिलाफ नहीं है। तो उसमें एंड व्हाई डज इट मेक हिम अ लेसर गॉड? उतना करके भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। उतना करके भी उन्होंने जो हासिल किया वो कुछ कम था क्या? नहीं था। तो जी। ज, ज, ये जो है ना, मतलब कि ये आपने एक बहुत बड़ा मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया है कि अगर कोई मांस खाने वाला है तो ही इज अ लेसर ह्यूमन। नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक इंसान को आप मतलब एक आइडेंटिटी होती है ना, जो जिसको आप जितना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतनी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और उसको आप जितना एक्सपांड करोगे उतनी वो एक्सपांड भी होगी। तो हमारे यहाँ हमेशा क्या कहते हैं कि हम जो है उससे हम वी शुड बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। वी डोंट नीड टू बिकम समबडी एल्स। हमें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। हम जो है उसी में हम हमारा एक, क्योंकि भगवान तो मत्स्य भी बने, भगवान तो वराह भी जी। बने, भगवान तो कूर्म भी बने। तो उन्होंने दिखा दिया ना कि उनको एक ही योनि में रहने की जरूरत नहीं है। वो जिस भी योनि में जाए उस योनि का जो बेस्ट है वो है। तो बीइंग द आप बेस्ट मैडम वर्जन ऑफ मिस योरसेल्फ इज मिथ इम्पोर्टेंट। पे मिथ बस्ट कर रही हैं इस पॉडकास्ट में। तो ये इट डजंट मेक हिम अ लेसर गॉड, इट डजंट मेक यू अ लेसर पर्सन जस्ट बिकॉज आप ये कर रहे हो, यू नो, आप जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग नॉन वेज। नो, इट डज नॉट मेक यू अ लेसर पर्सन, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का सर्वे सर्वा नहीं है। आपका खाना आपकी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। मैं ये एक और मतलब एक स्वामी जी हैं, उनका वीडियो पॉडकास्ट देख रहा था। वो भी यही कह रहे थे कि भारत की 70% पॉपुलेशन जो है, जो आदिवासी पॉपुलेशन है, गांव जंगलों में रहने वाली है, वो तो सब नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर आप सबको वैष्णव बना दोगे, सबको वेजिटेरियन बना दोगे, तो वो तो धर्म से बाहर हो जाएंगे इस हिसाब से। धर्म का और उसका कोई संबंध नहीं है, बिकॉज यू नो इफ यू सी आदिवासी जो लोग हैं ना, दे आर कम्प्लीटली नॉन वेज। और कुछ कुछ आदिवासी जो मैंने भी देखे हैं, दे हैव अमेजिंग पावर्स जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसी ऐसी पावर्स है उनके पास जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये जो बात है ना कि आपने कुछ खा लिया तो आप धर्मभ्रष्ट हो गए, धर्म इज नॉट सो स्मॉल। धर्म बहुत सूक्ष्म और बहुत विराट चीज है। तो वो जो आदिवासी जो जी। पावर्स उनके पास है, दोज आर अमेजिंग, जिसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आप पूरी जिंदगी ऐसे, आपको, आपने जिस कुल में जन्म लिया है आप उस कुल में रहिए, उस कुल देवता को भजिए। हम्म। आप जो है एक हम्म। ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसपे कुल को नाज होगा कल। आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। हर एक को मतलब क्या कहते हैं, सात्विकीकरण ऑफ द मासेस। आज हम में लड़ने की ताकत ही नहीं बची। हम्म। जिस तरह का जिस तरह बिल्कुल। की लड़ाई होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सात्विकीकरण, सत्व रज तम तीनों गुणों का बैलेंस सोसाइटी में बहुत जरूरी है। हरेक कोई सात्विक जी। होके अच्छा नहीं है, हरेक कोई तामसिक होके भी अच्छा नहीं है, हरेक कोई राजसिक होके भी अच्छा नहीं है, हम्म। बट तीनों चाहिए। हम्म। अगर एक पुस्तक है तो एक तलवार भी चाहिए, एक हल भी चाहिए, बिल्कुल। और एक बिल्कुल। स्किल भी चाहिए। हम सबके बिल्कुल। बिना अधूरे हैं। उसमें से कोई भी चीज हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भाई इसको छोड़ दो, ये नहीं चाहिए अपने को। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल।
सही बात। जी, आपने बहुत सही बात कही मैडम। और हम एक पॉइंट आपने और ऐड कर दिया जो हम शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, कि जो 10 अवतार की हम हमेशा बात करते हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे कि पहले के 3 अवतार जो हैं वो तो जानवरों के ही हैं, मत्स्य, कूर्म और 12 अवतार भगवान विष्णु के। ऋषि अभी आधे बिल्कुल। एनिमल है और वो भी पक्का बिल्कुल। कार्निवोर। तो बिल्कुल। तो हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट की बात कर रहे थे कि बहुत सारे डाइटिशियंस जो हैं वो आज की डेट में यही रिकमेंड करते हैं कि आप प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए, टोटली वेगन हो जाइए, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, हेल्दी जीना है। और ये दुनिया भर की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन, ये सब नहीं, एक्नेज नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो हमारे लिए टफर है देन डेयरी बेस्ड डाइट। एक एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर जी। आपके पास एक ऐसा विकल्प मैं आपको दूं कि आपके घर में गाय है जो आपकी खुद हम्म। की है, मेंटेन्ड है और उसका अच्छा दूध जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वो है, और जी। अगर आपके पास एक ऐसा प्लांट बेस्ड डाइट है जिस प्लांट को अम, यूरिया, सल्फाइड ये सब डाल के उगाया हुआ है, पूरे हम्म। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज है उस प्लांट में, पूरा गंदे पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ का गंदा पानी उसके ऊपर उगाया गया जो प्लांट है वो है आपके पास, हम्म। आप कौन सा प्रेफर करेंगे? हम्म। मान लीजिए प्लांट भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया हुआ है, तब? सी प्लांट, मैं प्लांट बेस्ड डाइट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कहना जी। कि पूरी तरह से प्लांट बेस्ड चले जाओ, पूरी तरह से कार्निवोर डाइट चले जाओ, हम्म। ये गलत है। हमारी हमारा जो ज्योग्राफिकल हम्म। एरिया है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें डेयरी बेस्ड जो अपना जो वेजिटेरियनिज्म जो हम कहते हैं कि प्लांट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये हमारे लिए परफेक्ट है। हम्म। अब मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में जो मैंने कहा था बैलेंस कि हो। देह देश, अब ब्राउन स्विस नाम जी। की एक गाय होती है, बहुत अच्छी गाय है। कहाँ की है वो? जी। स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड के लोग जो है उस गाय के दूध से चीज बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने बर्फबारी होती है तो कुछ नहीं उगता। उस वक्त हम्म। उन लोगों के लिए जी। एक अच्छा प्रोटीन सोर्स बन जाता है वो चीज जो वो लोग बनाते हैं। चीज जो उस ब्राउन स्विस हम्म। वहां की नेटिव गाय है, उसका बनाया हुआ चीज वहां के लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और यही कहानी पूरे दुनिया की है। हम अगर भारत की बात करें तो ये डाइट हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब जब स्विट्जरलैंड में इतना जी। बर्फ पड़ रहा हो और आप लोगों को बोले कि भाई तू प्लांट बेस्ड डाइट खा ले, उसका शरीर गर्मी कहाँ से बनाएगा? आप किसको क्या कह रहे हो? जी। ये जो ये ये क्या होता है ना, ये वीगनिज्म नाम की चीज, ये फैड जो है ना, ये शुरू कहीं से होता है और उसका असर जो है वो कहीं हम्म। पे दिख रहा होता है दुनिया में। ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो हम्म। अभी मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ, स्विट्जरलैंड एक देश है जहाँ पे ब्राउन स्विस नाम की लोकल गाय है, उसका दूध जो है वहां के लोग निकाल के उसमें से चीज बनाते हैं, जो उधर की लोकल कंडीशंस की वजह से 6-6 महीने तक वो चीज जो है वो खाने लायक एडिबल फ्रेश रहता है। वो चीज हमारे देश में हम्म। फ्रेश नहीं रहता, क्योंकि हम्म। हमारे देश में उतनी ठंडक ही नहीं पड़ती। तो वो चीज जो जी। है वो लोग खाते हैं, उनके लिए वो एक अमृत समान है। दिस हम्म। इज आयुर्वेद। आयुर्वेद के तत्व को समझिए, उसके प्रिंसिपल को समझिए, और इसीलिए आयुर्वेद पूरे विश्व में लागू हो सकता है, वो सिर्फ भारत के हम्म। लिए नहीं है। तो वो ब्राउन स्विस की जी। दूध से बना हुआ चीज स्विट्जरलैंड में रहने वाले नेटिव आदमी के लिए अमृत है।
क्योंकि वो उसे हम्म। उन 6 महीने में उसकी शरीर को गर्माहट देता है जब बाहर बर्फबारी हो रही होती है। तो उसको प्लीज मत हम्म। कहिए कि तुम जी। यार वीगन बन जाओ, ये करो वो करो। और दूसरी चीज ये है कि इनको अगर इनके कोई प्रोडक्ट बेचने हैं तो ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं, नैरेटिव ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। अब वो रामचरण की बीवी, शी इज वन ऑफ द पर्सन हु अपोलो हॉस्पिटल्स की कोई वो डायरेक्टर है जहाँ पे एग्स फ्रीज करते हैं औरतों के। तो वो औरतों को बोल रही थी हम्म। कि यार तुम जल्दी शादी मत करो, तुम लेट शादी करो, तुम अपने एग्स फ्रीज करो। अब यार तुम खुद एक हॉस्पिटल रन कर रही हो, यू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, तो तुम लोगों को बता रहे हो कि तुम एग्स फ्रीज करो, ये करो वो करो। किस टाइप का मैसेज दे रहे हो हम्म। आप? वैदिक काल में भी और आज भी जो शरीर है वो अपना धर्म नहीं छोड़ा है उसने। जी। क्या उस वक्त लोग बूढ़े नहीं होते थे? होते थे, आज भी लोग बूढ़े होते हैं। तो हम्म। जो गिविंग बर्थ, उसका जो बायोलॉजिकल टाइमिंग है, औरतों का बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये सारी चीजें आपके फैड और आपके मन के हिसाब से नहीं बदलती। आप आपका मन कैसे भी बदलो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति अपना काम जो है ना, वो सदियों से उसी तरह करती आ रही है जिस तरह वो कर रही थी। और अगर जी। आप प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लो तो आपका लाइफ आसान हो जाता है। ये है आयुर्वेद का प्रिंसिपल। तो मैं जी। प्लांट बेस्ड डाइट के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर आप ये सोचिए कि आप किसको क्या करने को कह रहे हैं। आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके देश के हिसाब से, इसीलिए इंसान को जो है इंटेलिजेंट बनाया हुआ है, ताकि वो ये चॉइसेस कर सके, वो चूज कर सके कि वो किस तरह से जी। रहना चाहता है। कि आपको आपके प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, आपको जितना पचता है उतना आपको खाना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में, उससे कम मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हम्म। आपके आयु के हिसाब से, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी ओवर ईटिंग कर ले, आप देख लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वही एक 40 साल का आदमी थोड़ा ओवर ईटिंग कर ले तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके आयु का हम्म। वो काल है। उसका एक बचपन हम्म। का जो काल है वो ग्रोइंग एज है, कफ प्रधान है। तो उसमें अग्नि बहुत हम्म। अच्छा रहता है। थोड़ा ओवर ईटिंग कर लिया, ये हो गया, तो भी कुछ नहीं होता। बट क्या वही वही आदमी जब 40 साल का हो जाता है वो नहीं कर सकता जो वो बचपन में कर रहा था? जी। तो काल के हिसाब से, देश के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पाना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब एक बात हम समझे कि ना तो वेगनिज्म पूरी तरीके से सही है, ना डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से सही है, ना प्लांट। इसका एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस, हाँ। और वो बैलेंस भी जी, और वो भी आपकी प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां आपको मांस खाना है, तो वहां पे मांस खाना चाहिए। आप एग्जैक्टली। रीजन में रह रहे हैं तो मछली इज द बेस्ट फूड फॉर यू। फिश इज राइट। बेस्ट फूड। वहां पे वैष्णव नहीं हो सकते, या वो आप हो जाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन वो वैष्णव होना वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो मिल्क वैष्णव प्रोडक्ट भी के बुरा है। लिए वैष्णव के लिए सबसे उच्च है विष्णु भक्ति। अब विष्णु, तुम जो भी कुछ जी। खाओ और सब, और तुम अगर विष्णु का नाम लो तो क्या वो विष्णु तक नहीं पहुंचता? क्योंकि भक्ति तो तुम्हारे अंदर है। तो बिल्कुल सही बात अब जब वाल्मीकि जी व्याध है। थे तो क्या वो नॉनवेज नहीं खाते थे? हम्म। आज वाल्मीकि रामायण जो है वो हम आप चारों वर्ण के लोग उसे पढ़ते हैं, और उसे पढ़ के उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये जो है, जी। जो जिन्होंने ये लिखा, सी, इसका और उसका आप जो है ना वो संबंध मत बनाओ, क्योंकि भक्ति अपनी जगह है। लोग मतलब सात्विकता में चले जाते हैं कि सात्विक भोजन, मतलब जैसे वैष्णव भोजन होता है ना, कि वैष्णव भोजन है, सात्विक भोजन है, तो वो वैष्णव हो जाते हैं। तो आप वैष्णव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपका जो फूड प्रेफरेंस है वो आपके शरीर, आपके काल, देश, परिस्थिति और प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। कि राइट। आप किस एज में हैं, आप किस लोकेशन पर हैं, और किस समय पे आप क्या भोजन कर रहे हैं, वो होना चाहिए। तो अब हम फिर से मैडम दूध पर आते हैं।
हमारा जो मेन टॉपिक था मिल्क कंजम्पशन के ऊपर। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि दूध पूरी तरीके से हटाना अपनी डाइट से अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूध हटाने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगे। तो अगर कंज़म्पशन करना है आपने तो हम उसे सिम पर दूध को पका सकते हैं, लेकिन उसमें पानी डालते रहें, ताकि वो वाटर हटे और वो दूध प्रॉपर रहे। दूसरा आपने बताया वो उसमें आप कुछ और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो वो वैल्यू एडिशन थोड़ा-सा समझाइए कि वो किस लिए बेटर है? और तीसरा केसीन वाली जो बात है वो अभी बताइए। केसिन बचता है। लेट मी मेक इट क्लियर, केसिन इज अ प्रोटीन जो हमारी बॉडी पचा सकती है। ओके। केसिन पचता नहीं है, ये नहीं, ये झूठ है। केसिन जो है वो पचता है। अब दूसरा चीज ये जो मैंने कहा कि दूध किसे पीना चाहिए, जिसको जो उसे पचाने की ताकत रखता हो वो उसे पीना चाहिए। जिसको दूध नहीं पचता जी। है वो उस पे प्रक्रिया करे, जिस तरह से मतलब सूंठ, पेपर और टर्मरिक, हल्दी, काली मिर्च हुँ, और सूंठ, इन और 1 कप दूध, 1 कप पानी, और ये सब हुँ, मिला के उसे जब तक वो 1 कप नहीं रह जाता तब तक उसको पकाएं और फिर उसको ले सकते हैं। अगर रात में लेना है, दिन में लेना है, तब भी ऐसे करके लेंगे। तो जिनको दूध नहीं पचता लेकिन जिनको दूध पीने की इच्छा है, वो हुँ, लोग हुँ। उसे इस तरह की प्रक्रिया से बना के पी सकते हैं। 1 कप पानी, ओके। 1 कप दूध, हल्दी, सूंठ और काली मिर्च, ये। और उसमें आप वैल्यू एडिशन, उसमें अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी शक्कर या गुड़ और घी, प्योर घी, वो आप उसमें डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे दूध नहीं पच रहा, तो आप मत पीजिए, कोई बात नहीं। और जैसे आपने कहा कि अगर लोकल फार्म है, आपको पता है, या ऑर्गेनिक मिल्क है, जो आपको पता है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और यू नो और कोई भी मिल्क, मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि यूएचटी मिल्क पिया जाए, जो टेट्रा पैक से आप डायरेक्टली पीते हो। कि हुँ, वो हुँ, लोग हुँ। कहते हैं कि इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, जैसे अमूल ताजा का एक टेट्रा पैक आता है और कहते हैं कि इसको काटो और पियो। दैट इज मतलब क्या कहते हैं कि आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट। कोई भी दूध बाहर से अगर आप लाते हो, उसको पहले उबालिए अच्छी तरह से, बिकॉज देन इट बिकम्स लाइटर फॉर डाइजेशन। तो उसे उबालिए और फिर उसे पीजिए। तो यूएचटी मिल्क इज समथिंग आई डोंट रिकमेंड। हाँ, बहुत मतलब अभी जो कमर्शियल डेयरीज है उनका दूध आई डोंट रिकमेंड। कि मेनी डेयरीज विल से कि भाई ये तो हमारा धंधा बैठा रही है, बट ये जो है, क्योंकि हमें प्रैक्टिसेस नहीं पता, इसीलिए अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, जी। हम विदहोल्डिंग टाइम फॉलो करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते। क्या कभी आपने देखा है कि अमूल के पैकेट पे लिखा है कि हम एंटीबायोटिक फ्री मिल्क देते हैं? कभी भी नहीं देखोगे आप। कुछ लोग आजकल मैंने देखे हैं, सम फार्म्स दे आर सेइंग दैट वी प्रोवाइड ऑर्गेनिक A2 मिल्क। अभी A2 हुँ, का जो है वो A2 भी मतलब क्या, जो लोकल अपने जो ब्रीड्स है उसी से रिलेटेड ये है, A2 का जो कंसेप्ट है वो। तो वो जो है, वो मिल्क जो है वो मैं रेकमेंड करती हूँ कि ठीक है, आप वो ले सकते हैं अगर आपको लेना है। एंड कीप अ बैलेंस, जी। मतलब अ, सिर्फ दूध 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 ही एक प्रोटीन का सोर्स है और बाकी आपका कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है डाइट में, ये अच्छी बात नहीं है। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो दूध भी बहुत मतलब प्रमाण से ज्यादा लेना, वो भी अच्छी बात नहीं है, और बिल्कुल छोड़ देना, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप पचा पाते हो तो दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो बढ़ गया है, अब कई लोग क्या करते हैं कि जहाँ जिनका लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बढ़ गया, उन्होंने अल्टरनेटिव्स लेने शुरू कर दिए हैं। सोया मिल्क लेना शुरू कर दिया है या और प्लांट बेस्ड मिल्क लेना शुरू कर दिया है। तो क्या वो सही है या जो गाय का आपका लोकल है? मतलब एक तो हमारी बात एस्टेब्लिश हो गई कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं पे भी हो रही है, जहाँ गाय को चलाया जाता है, उसको इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपकी लोकल एरिया की जो गाय है, उसका दूध लेना इज बेस्ट।
ये हो गया। अब इसके बाद जो ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये अगर मान लीजिए वो दूध लेते हैं, फिर भी वो उनको पच नहीं रहा है या उनको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो फिर अब उन लोगों का क्या किया जाए? उनको बंद कर देना चाहिए और उन्हें दूध पीना है? मान लीजिए कई ऐसे भी हैं कि पीना है लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गए हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस मेनली दो चीजों की वजह से होता है। एक तो आपका लिवर ठीक नहीं है, हम्म। और दूसरा आपका गट बैक्टीरिया ठीक नहीं है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस ना जिन ओके। लोगों में होता है उनको ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपका लिवर और आपका गट बैक्टीरिया दो चीज ठीक है क्या। अगर, क्योंकि मेनली लिवर का प्रॉब्लम जो होता है उस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो अगर आप आपकी लिवर को स्ट्रांग कर ले, उसको ठीक कर ले, तो आप दूध पचा पाते हैं। तो इसीलिए पहले आप उसको रूल आउट करिए। और फिर हाँ, कुछ लोग वाह। ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक्चुअल में दूध नहीं पचता, जेनेटिकली दे आर डिस्पोज्ड ऐसे कि उनको ड्यू टू सम म्यूटेशन उनको दूध नहीं पचता, तो उन लोगों को फिर उसे छोड़ देना चाहिए। बट के नहीं पीना है। बट मोस्टली आप इन दो दो चीजों को चेक करिए। आपका गट जो है वो गट माइक्रोफ्लोरा आपका अगर ठीक नहीं है तो दूध आपको नहीं पचेगा। और आपका लिवर जो है वो ठीक नहीं है तो दूध आपको नहीं बचेगा। और लिवर आपका आजकल जो है मैं देख रही हूँ, मोस्टली लिवर खराब होने का जो प्रमाण है वो किस वजह से है? केमिकल्स, एक्सेसिव केमिकल्स गोइंग इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ soaps, in the form of body lotions, in the form of डिटर्जेंट जो हम अपने कपड़ों पे इस्तेमाल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शैम्पूज एंड कंडीशनर्स जो हम हमारे बालों पे लगाते हैं। अगर हम इन चीजों को प्राकृतिक चीजों से रिप्लेस करें, जैसे शैम्पू की जगह अगर हम रीठा शिकका यूज करें, सोप की जगह हम बेसन या राइस पाउडर या उपटन यूज करें, मुल्तानी मिट्टी यूज करें, या फिर आप सोपनट का जो पानी रहता है उसमें आप कपड़े धो धो लें, तो बिना कुछ लिए आपके लिवर के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके शरीर में जो भी केमिकल जाता है वो केमिकल प्रोसेस करने का काम आपके लिवर का है। और आपकी लिवर बहुत ओवरलोड हो जाती है इस वजह से। और इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझते कि आपके दूध ना पचाने का कारण जो है वो आपके आपने सोप मैडम शैम्पू डिटर्जेंट में पड़ा हुआ है, ना कि दूध में। आपने फिर जो है ना दो धमाकेदार बम फोड़ दिए हैं। एक तो ये कि लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों को, हमें यही नहीं पता था कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमें जैसे ही पता चला लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध छोड़ दो, हाँ, उसका जो रूट कॉज है वो हमको पता ही नहीं चला कि लीवर और गट बैक्टीरिया पे ध्यान देना है। तो मतलब एक एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपना लीवर ठीक कर लें और गट बैक्टीरिया इंप्रूव कर लें तो आप वही लैक्टोज इंटॉलरेंस दूध पी सकता है। दूसरी बात ये है कि लीवर खराब होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये सारे केमिकल्स जो आपने अभी बताए कि शैम्पू साबुन इन सब के थ्रू जा रहा है। तो प्रोसेस्ड फूड, इसीलिए सबसे आई ज्यादा थिंक ये कारण। प्रोसेस्ड फूड। आपका बैग ऑफ चिप्स जिसमें बहुत सारा माल्टोडेक्स्ट्रिन है, बहुत सारा। और मतलब लोगों को, औरतों को लगता है कि चलो यार हमने मस्त मेकअप कर लिया, वो जो टैल्क सिलिका दुनिया भर की चीजें आप अपने फेस पे लगाते हो, कहाँ जाता है वो? वेयर डज इट गो? क्या आप कभी सोचते हो कि वो कहाँ जाता है? वो सब आपकी लिवर को प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि चला जाता है वो आपके सिस्टम में। और फिर वो आपके ब्लड से आपके गट में जाके आपके किडनी में जाके वो एक्सक्रीट होता है। तो आप जितने केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, जैसे चीज खा लिया आपने कभी, बट मतलब बटर तो चलो ठीक है, अमूल बटर में सिर्फ सॉल्ट होता है तो वो अलग बात है। बट बैग ऑफ चिप्स जो बाहर का, आप दुनिया भर का सॉल्टेड पीनट्स, फिर जो भी आप ये खाते हो, हर एक जो मैगी खाते हो, सबसे बड़ा लिवर डैमेजर मैगी। आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण आपका मैगी हो सकता है, क्योंकि जितने केमिकल्स, ओके। प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, थिकनर्स, टमाटो सॉस जिसमें वो थिकनर पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिवर को खराब करती है। मतलब उनको प्रोसेस करने का भार जो है ना वो आपके लिवर पे है। तो तो इसका मतलब कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस
बढ़ रहा है, हम लोग मतलब आजकल बहुत ये बात आती है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, वो उसका कारण कहीं और से आ रहा है। सही वो बात है। हमारी आर्टिफिशियल चीज से आ रहा है कि हम जो ये केमिकल्स यूज कर रहे हैं या जो आर्टिफिशियल या प्रोसेस्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, रेडीमेड फूड खा रहे हैं, इसकी वजह से आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो आई थिंक लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम कम हो सकती वही बहुत हद तक कम हो जाती है ये प्रॉब्लम। और आप आपको अगर आपको एक्सपेरिमेंट आपको सच में अनुभव लेना है तो एक्सपेरिमेंट कीजिए। है। जी। 2 हफ्ते तक मत यूज कीजिए। गो नेचुरल फॉर 2 वीक्स। सबसे पहली चीज आपको ये दिखेगी कि आपकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है। आपको आप जो दोपहर को समझो 2 घंटा सोते थे वो आपकी नींद 1 घंटे में ही हो जाती है। आप रात को अच्छी तरह सोते हो। यू हैव अ कामर माइंड, योर ब्रीदिंग इज बेटर। आप छोड़ के देखिए 2 हफ्ते के लिए, आप सोप छोड़ दीजिए, शैम्पू कंडीशनर मेकअप छोड़ के देख लीजिए। एक बात बताइए कि अगर हमने ये सब छोड़ दिया तो लाइफ कैसे चलेगी? आजकल तो शैम्पू के बिना आप बाल नहीं, साबुन के बिना नहा नहीं सकते। उसके बहुत सारे और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स है, और जो आपके एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ाएंगे। योर लिवर विल बी थैंकिंग यू अंदर से कि भाई बहुत अच्छा किया तुमने। और कैन यू कैन यू इमेजिन कि मैं पिछले 17 साल से मैंने साबुन यूज नहीं किया। क्या आपको दिख रहा है कि मैं लेप्रोसी सीरियसली? से या लास्ट 17 years I have not used soap on my body. I use बेसन। ओ नो। तो क्या हाँ। आपको लग रहा है कि मैं कुछ हो गया मेरी स्किन को, लेप्रोसी पेशेंट बन गई हूँ क्या मैं? 17 साल साबुन नहीं लगाया तो। इनफैक्ट आई हैव बेटर स्किन देन मोस्ट वही। पीपल। आई हैव नो स्किन इन्फेक्शंस, आई हैव नो बॉडी ओडर, आई हैव नो नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। मेरे को है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इतने सारे टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं, इतनी सारी बात निकल कर आ रही है, मुझे लगता है 2-3 सीरीज करनी पड़ेंगी हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। कि जो आपने अभी इतने सारे इशू चीजें बता दी हैं कि बहुत सिंपली सॉल्व हो सकती है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस की आपने बात बता दी, दूध का सॉल्यूशन आपने बता दिया, मतलब ह्यूमन कंस्ट्रक्ट भी आपने बता दिया कि हम जो है वेजिटेरियन पैदा नहीं होते, हम ओमनीवोरस पैदा होते हैं। अब आपने जो है ये स्किन डिसीजेस वगैरह, लीवर की प्रॉब्लम आपने यहाँ पे बताई हमको कि ये इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। और ये मतलब टेस्ट करने वाली बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप टेस्ट कीजिए आपको खुद पता चल जाएगा। खुद पता चल जाएगा। एक पॉइंट जो हमारा रह गया है वो ये रह गया है कि एक तो हो गया मिल्क आपका बाहर से आने वाला, वो चाहे गुजरात से आए या तमिलनाडु से आए, महाराष्ट्र से आए, या फिर आपकी लोकल डेयरी से आए। इस कंपैरिजन में जो लोग घर में करते हैं उस की जो वैल्यू आपने पहले बताया था कि जो गाय घर में है उसका जो दूध है वो तुल्य है। और तो उसके बारे में बताइए कि वहाँ मतलब घर में गाय पालना, बड़े बिल्डिंग बड़े शहर में लगाने वाले तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हमारे देश की बहुत सारी जगह में रहती है, में और गाँव में रहती है, जिनके पास ऑप्शन है गाय पालने का। अगर अपना जीवन सुधारना है तो वो गाय पाल सकते हैं। तो बताइए मैडम कि क्या गाय पालने से, या जैसे कम्युनिटी में भी, जैसे कोई छोटा शहर है, 5-6 घर एक जगह मिलके एक जगह एक छोटे से प्लॉट में और उसको पाल ले, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपके घर में गाय है तो उसका दूध जी। जो है ना, उससे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो ही नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि उस वो ही गाय आपको वो बैक्टीरिया भी देती है जो हम्म। उसके दूध को पचाते हैं। ओके। उस गाय को अच्छा। हाथ लगाने से, उस गाय को सहलाने से आपको वो बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो उसके दूध को पचा देते हैं। तो आप इसीलिए मैंने कहा कि घर के, क्योंकि अगर आपको एक हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है घर में। हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो वो अगर एक अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको घर में ही मिल रहा है और वो आपको अच्छी तरह से पच रहा है, आपकी बॉडी उसको यूज कर पा रही है, तो उससे अच्छी चीज क्या होगी? तो जो घर में, और दूसरा, आपने काउ थेरेपी के बारे में सुना है?
काउ थेरेपी एक ऐसा है कि नहीं, जिसमें प्लीज। काउ थेरेपी वाज द रेज। कुछ कुछ महीने पहले पहले आपने अगर देखा होगा तो, जिसमें लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं बस काऊ के साथ रहने में, कुछ नहीं कर रहे, बस काऊ के साथ रहते हैं और मतलब उसको सहलाते हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा काऊ के साथ बिताते हैं और लोगों के कैंसर तक ठीक हो रहे हैं। अब ये भी जो है ना, ये हम जो बात कर रहे थे कि गुण कर्म, तो गाय जो है ना वो गुण में जी गुण ही उसका शांत है। उस गाय का मन जो है वो एक शांत स्वभाव का प्राणी है। ये आप वानर के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वानर एक प्रचंड चंचल प्राणी है, उसका मन जो है बहुत चंचल है। लेकिन गाय का जो मन है वो बहुत शांत है। तो उसके साथ रह रह के हमारे मन में भी वो शांत की क्वालिटी आ जाती है। तो मेडिटेशन के लिए गोबर का फ्लोर चाहिए, उसके उस पे सबसे अच्छा मेडिटेशन होता है, क्योंकि मटेरियल जो है ना वो अकेले नहीं आता, उसके वाइब्रेशन को लेके आता है। तो गाय जो है उसका हर प्रोडक्ट उसके वाइब्रेशन को लेके आता है, और उसका वाइब्रेशन जो है वो मूलतः शांति प्रद है। तो इसीलिए मैंने जो कहा, गोबर जो है उसके यूजेस जो है, उससे घर क्यों बनाते हैं, उससे फ्लोरिंग क्यों करते हैं, उससे चूल्हा क्यों बनाते हैं, वही क्यों जलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल शांत कर देता है वो आपको, आपके मन को बिल्कुल शांत कर देता है। और जिसका मन शांत है उसको रोग नहीं होते, क्योंकि योर बॉडी is a gross form of your mind, and your mind is a subtle form of your body. तो इसीलिए ये एक कंसेप्ट है आयुर्वेदा में, जिसके ऊपर आयुर्वेद चलता है। तो जो गाय है वो आपके घर में है, तो आप देखिए कि वहाँ झगड़े कम होते हैं, वहाँ लोग शांत होते हैं, वहाँ बच्चे भी आप गाय के साथ आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गाय वो प्राणी नहीं है जो बच्चों को काटे या बच्चों को हार्म करे। ऐसा कुछ भी नहीं करती गाय। गाय के साथ बच्चे बहुत अच्छी तरह से रहते जी हैं। जी। ये बहुत लोगों ने देखा है, आपने तो मतलब यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे गाय के साथ बच्चे बहुत कंफर्टेबली रहते हैं और हंस के खेल के रहते हैं। जी और जी। गाय जो है बिल्कुल शांति से और प्रोटेक्ट भी करती है बच्चों को। तो उसमें वो प्रोटेक्टिव, वो कामनेस, वो जो सारी अ, मातृ की जो फीलिंग्स होती है, मातृभाव जो हम कहते हैं, वो गाय में बहुत अधिक प्रमाण में है। तो वो हमें भी उसी तरह बना देती है, शांत, और हमारे अंदर भी एक मातृत्व का जागरण करती है। तो घर में गाय रखना इज लाइक एक जिंदा भगवान घर में रखने जैसे है, क्योंकि वो हमें शांत करती मैंने सुना है। मैंने मैंने सुना था कि गाय अपने दूध की कॉम्पोजिशन चेंज भी कर सकती है बाय फीलिंग कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जो गाय के साथ रह रहे हैं पाल रहे हैं उसको। ऐसा कुछ होता है क्या? इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ओके। मतलब क्या कहते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। लेकिन अ, मतलब क्या कहते हैं कि ये एक बहुत पर्सनल बात हो जाती है। इसको आप मतलब क्या कहते हैं, इसको स्टैटिस्टिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि इतने प्रमाण में ऐसे हुआ, ऐसे केसेस में ऐसे हुआ। ये ये बहुत ही ओके। एक पर्सनल बात हो जाती है। बट हाँ, मतलब क्योंकि एक केस तो मैंने भी ऐसे ही सुना था कि जहाँ पे मतलब शायद हमारी बात हुई थी इस बात पे कि शी हैड अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी, कि उनका बच्चा जो है वो ऐसे ही पैदा होगा जी हैंडीकैप्ड। जी जी। तो वो गाय का बच्चा हैंडीकैप्ड हो गया और ये औरत का बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा हो गया। वो औरत वॉज डिटरमाइंड कि उनको नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन उनको बहुत आशा थी कि भाई मुझे हैंडीकैप बच्चा नहीं पैदा हो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ किए, बहुत कुछ किया, बट फिर भी डॉक्टर्स का कहना था कि नहीं, आपको नॉर्मल बच्चा नहीं पैदा होगा।
तो वो अपने घर के गाय के यहाँ जाके रोज उसको बताती थी कि भाई देखना यार, मतलब अपना मन हल्का करती थी कि मैं तो एक नॉर्मल बच्चा चाहती हूँ, बट मेरा बच्चा, लोग कहते हैं कि हैंडीकैप्ड ही पैदा होगा ऐसे वैसे। एंड शी वॉज प्रेग्नेंट, तो जी। वो बहुत अपना मन जो है गाय के पास जाके हल्का करती थी। तो अल्टीमेटली उसका बच्चा नॉर्मल हो गया, तो डॉक्टर्स वर शॉक कि यार तुमको, मतलब देयर वाज नो चांस कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल हो, और फिर भी आपको नॉर्मल बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो थोड़े दिन के बाद जो गाय का बच्चा है वो हैंडीकैप पैदा हो जाता है, और ये औरत का बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा हो जाता है। तो गाय जो है, और ये मतलब जिनके घर में गाय है वो लोग आपको बताएंगे कि अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम आई, जो हम बोलते हैं ना नजर की प्रॉब्लम ये वो, तो सबसे पहले घर में जो गाय है वो मर जाती है। गाय, घर में अगर गाय मर गई तो आप सोच, आप 100% लिख लीजिए कि देर इज सम इनकमिंग ट्रबल, जो गाय ने खुद पे ले लिया और आपको बचा लिया। ओके। बिकॉज एनिमल्स में वो एक सेंस होता है। तो वो अगर आपके घर में है, और तो वो अपने आप को आपके फैमिली का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि जिस तरह आप उनसे बर्ताव करते हैं तो वो आप पे प्रॉब्लम्स नहीं आने देते, उनको वो एक सेंस होता है, एंड दे सकम वेरी फास्ट। तो आप आपके घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप 100% लिख लीजिए कि कुछ ना कुछ विपदा जो है वो या तो गाय ने ले ली या तो आने वाली है, इससे ज्यादा, जिसका पहला शिकार वो गाय हो गई। तो इंसान जाने से पहले गाय जाती है, और ये तो मतलब इट इट इज बीन ऑब्जर्व्ड वेरी रेगुलरली, क्योंकि मेरा ससुराल जो है गोकर्ण में है, और गोकर्ण में ऑलमोस्ट हर एक के घर में गाय है, और ये अनुभव जो है वो आपको हर घर में सुनने को मिलेगा। ये अभी प्रेजेंट मतलब इस सदी की हाँ, बात कर इस रहे हैं हम इस सदी की 2024-25 बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल अभी अभी की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ द करंट टाइम्स। क्या? आप अगर आपको वक्त मिलता है आप जाइए गोकर्ण, और जिनके घर में गाय है उनको आप पूछिए कि क्या ऐसा है, तो हर एक जन आपको बताएगा कि हाँ, हमारा भी यही अनुभव रहा है कि जब अचानक से हमारे घर में गाय की मौत हुई तो वो इस ये प्रॉब्लम था, तो वो ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, हर एक जन आपको बताएगा। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर किसी के पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज कमेंट्स में डालिए। और ये आपने बहुत बड़ी बात कही, और मुझे लगता था कि ऐसा मतलब होना चाहिए कि जो गाय आप पाल सकते हैं, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, तो उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। और गाय के दूध से अच्छा कोई आहार नहीं है, उससे चाहे वो पनीर बने या दही बने या कुछ भी बने। अगर आप सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते तो कम्युनिटी बना के भी अगर करते हैं तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं हाँ, वो सिमिलर भी बहुत बेनिफिट अच्छा। देगा आपको। किसी भी दूध से बेहतर वो ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेट। मुझे लग रहा है कि हम इस तरीके के और कुछ सेशंस करेंगे और कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, बहुत सारे यहाँ से टॉपिक्स निकल कर आए हैं। मैं आपका सबसे पहले डॉक्टर माधवी जोगलेकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय आपने दिया, इतना समय आपने दिया, इतनी सारी आपने बातें इतनी हमको सारी समझाई। बातें हमको समझाई। और हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि इस पॉडकास्ट को देखें, पूरा सुनें, और जहाँ तक हो सके पहुँचाएं इसको। और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से, .com की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माधवी एस जोगलेकर जी। धन्यवाद हिमांशु जी। मैं आशा करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके काम आए, और आपको इसमें से एक हेल्दी और अच्छा स्वस्थ जीवन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच।